हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल में। मैं हूं कृष्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में कई बार मेनी टाइम्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है। तो इसके स्टेटमेंट को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके हम लोग समझेंगे। और गॉस थ्योरम काफ़ी मज़ा आएगा प्रूफ करने में भी। इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम को किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार जो है इसका स्टेटमेंट को पूछा जाता है कि गॉस का स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गॉस का स्टेटमेंट क्या था। देखिए, गॉस साहब ने बोले कि जब हम एक क्लोज सतह लेते हैं, है ना, क्लोज सरफेस या सतह, उसी को हिंदी में सतह कहते हैं, इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। जब किसी क्लोज सरफेस सतह लेते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास करवाते हैं, तो उस सरफेस से, उस बंद सतह, वो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स जो होता है, उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है, उस चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। एप्सिलॉन के बारे में पहले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन क्या होता है, इसका क्या वैल्यू होता है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम: टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1/ε0 times that of charge enclosed inside the surface, enclosed inside the surface। हिंदी में लिख सकते हैं, किसी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स उस सतह में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। तो यदि सपोज डैट, हम लोग मान लेते हैं, यदि किसी बंद सतह के अंदर कुल आवेश Q हो, तो फ्लक्स फाई, फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं और फ्लक्स को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। तो अभी हम लोग फ्लक्स जो होता है, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। तो उस बंद सतह के अंदर यदि बंद सतह के अंदर कितना चार्ज हम लोग मान लिए हैं, कुल आवेश, कुल चार्ज Q मान लिए हैं, तो इस Q का 1/ε0 गुना होता है।
ठीक है, तो यही इसको हम लोग लिख सकते हैं या 5 बराबर Q/ε0। फ्लक्स कितना होता है? उस बंद सतह के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आज के बाद याद रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा कि गॉस थ्योरम किसे कहते हैं, गॉस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। तो यह इसका स्टेटमेंट यह है कि जब किसी बंद सतह से, है ना, गुजरने वाले फ्लक्स का मान, है ना, उस सतह के अंदर निहित, यानी निहित का मतलब उपस्थित, जितना भी चार्ज उसमें उपस्थित होगा, कुल चार्ज का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और भी मैं इसमें बता रहा हूँ, तो देखिए इसमें थोड़ा सा और भी देख लीजिए। यदि सपोज डैट ये एक बंद सतह हम लोग मान लिए, एक क्लोज्ड सरफेस है, यदि चार्ज यहाँ पे Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो और Q5 है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा कुल चार्ज किसके अंदर, सरफेस के अंदर, इनक्लोज्ड सरफेस, बंद सतह के अंदर, ठीक है ना। तो ये बंद सतह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बंद सतह में कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का 1/ε0, 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा। तो ये इस सतह के अंदर ये हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को बाहरी चार्ज से, आउटर चार्ज से कोई मतलब नहीं है, बस इस चीज़ पे ध्यान देना है। जो चार्ज इनसाइड द सरफेस होगा उसे सिर्फ कंसीडर करना है, आउटर चार्ज को कभी कंसीडर नहीं करना है, गॉस स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। तो यदि इसके अंदर सिर्फ Q चार्ज होता तो फ्लक्स क्या हो जाता, Q/ε0 हो जाता, क्योंकि Q टाइम्स ऑफ, है ना, Q टाइम्स ऑफ 1/ε0 हो जाएगा, है ना। तो Q को 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/ε0 आएगा। तो यही में हमारा जो वैल्यू आया फ्लक्स का Q/ε0। तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय का सत्यापन। गॉस प्रमेय को हम लोग कैसे सत्यापित करते हैं, ठीक है। हम लोग को साबित करना है 5 बराबर Q/ε0, ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक सतह बनाते हैं, बंद सतह बनाते हैं। तो एक सपोज दैट एक कोई सतह बना लिए, ये क्लोज सरफेस है, बंद सतह है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और ये छोटा सा एक सरफेस की कल्पना करते हैं, गॉसियन सरफेस की। और इसके इस पॉइंट से मिलाते हैं और इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, और इस पॉइंट पे जो है Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। और देख लीजिए ये किस तरह से हम लोगों को लग रहा है, यदि सारे पॉइंट को यहाँ से मिला दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग को लग रहा है एक ठोस कोण बन रहा है। ये एंगल जो बन रहा है ये इसको हम लोग d बोलते हैं, और d ओम ठोस कोण हम लोग पढ़ चुके हैं, d या d ओम के द्वारा हम लोग उसको दिखाते हैं, d या d ओम के द्वारा इस कोण को दिखाते हैं, ठोस कोण को। तो यहाँ से r दूरी, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने P ले लिया, यहाँ P पॉइंट है, यहाँ से एक r दूरी पे इस P पॉइंट हमने लिया है। सपोज डैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इधर हम लोग एक नॉर्मल खींच लेते हैं, इस सतह, ये छोटा सा सतह है DA, और इस DA सतह पे हम लोग एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन खींच देते हैं, ठीक है।
ये सतह डी ए है और इसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है, ये नॉर्मल है, ये एरिया वेक्टर है। सपोज दैट ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये एक क्लोज सरफेस बनाया, उस क्लोज सरफेस में एक छोटा सा एरिया को कंसीडर किया जिसको हमने गॉस का सरफेस माना, गॉसियन सरफेस मानकर, है ना। इस पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पे लेके इस पॉइंट ओ से मिलाया तो देखा कि एक ठोस कोण बन रहा है जिसको हमने डी ओमेगा या डी ओम से सूचित हम लोग करते हैं। और इस ओ पॉइंट पे जो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये एरिया वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस छोटा सा सतह पर, इस सरफेस पर। और ये ई और ए के बीच का एंगल या डी ए के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल है थीटा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना ए बी सी डी कोई बंद सतह है, बंद सतह है, ओ पर पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू है, जिससे गुजरने वाले फ्लक्स के लिए गॉस के प्रमेय को सत्यापित करना है या साबित करना है कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लोगों को ये साबित करना है। चलिए इसके नीचे हम लोग लिखते हैं चलिए अब देखिए ये डी ए जो सतह हम लोग लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी ए सतह पर गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। ये गॉसियन सरफेस हम लोग मान लिए डी ए सतह को ओ से स्मॉल आर दूरी, ओ से स्मॉल आर दूरी तथा बनाया गया कोण, बनाया गया ठोस कोण, सॉलिड एंगल है ना, ठोस कोण डी ओमेगा और डी ओम इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
चलिए, आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके आगे और भी हम लोगों को पॉइंट लिखना है। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ, अभी तो इसे हम मिटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठोस कोण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये तो अभी हम लोग को सॉलिड एंगल आया। तो चलिए, अब हम लोग देखिए पी पॉइंट, इसको यदि पी पॉइंट हम लोग मान लिया, इस पॉइंट को हम लोग पी मान लिए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सतह के पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो तो ई बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, Q बाय, है ना, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, और ये ठोस कोण का वैल्यू डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट ही है। चलिए, अब इस पृष्ठ से हम लोग लिखेंगे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इस सतह भी लिख सकते हैं, इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ई टू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू यदि हम लोग रख दें तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान इसमें रखने पर। तो चलिए, यहाँ पे लिखते हैं ई का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस ई का वैल्यू हमने लिख लिया, और अब यहाँ पे बाकी है डी ए कॉस थीटा बाई थीटा, डी ए कॉस थीटा है। ठीक है, तो चलिए, और भी हम लोग को इसमें कुछ लग रहा है तो देख लीजिए, डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम लोग इसको अरेंज करके लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को मैंने डी ए कॉस थीटा के साथ अरेंज करके लिख दिया हूँ। तो अब देखिए, ये किसके बराबर है, डी ओमेगा के ठोस कोण के बराबर हो गया। तो इसके जगह पे डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर के जगह पे हम लोग डी ओमेगा या डी ओम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, और मैं इसे लिख सकता हूँ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओम। ठीक है, क्योंकि डी ओम क्या है, एक सॉलिड एंगल है जिसका वैल्यू होता है ना, डी ए बाई कॉस थीटा, डी ए इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। हम लोग पहले थोड़ी ठोस एंगल को पढ़, है ना, सॉलिड एंगल को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो है, ये तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया जो हम लोग गॉसियन सरफेस माने हैं। अब हम लोग कुल फ्लक्स जो है ना इस सरफेस से गुजरेगा वो कितना होगा। कुल फ्लक्स के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है इसको हम लोग इसको डी फाई मान लेते हैं, डी फाई। क्यों, क्योंकि ये छोटे से एरिया से ना ये फ्लक्स हम लोग अभी गुजार रहे हैं। अब टोटल फ्लक्स जो है कितना गुजरेगा पूरा, है ना, पूरे बंद सतह से। हमने तो ये गॉसियन सरफेस एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एक टुकड़ा लिया, उसको गॉसियन सरफेस मान के उससे फ्लक्स गुजार के मैंने देखा, तो उससे जो फ्लक्स निकला डी फाई निकला। ठीक है,
तो अब हम लोग संपूर्ण सतह से फ्लक्स को, है ना, कितना गुजर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे तो चलिए आगे भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः संपूर्ण सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम लोग फाई ले लेते हैं। तो फाई, तो ये हम लोगों को डी फाई का वैल्यू आया, डी फाई बराबर इतना आया। तो डी फाई का वैल्यू हम लोग को Q/4πε0 डी ओमेगा आया है। तो ये हम लोग, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई का, तो संपूर्ण फ्लक्स निकल जाएगा, संपूर्ण सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकल जाएगा। तो डी फाई का वैल्यू है Q/4πε0 इंटू डी ओम। अब देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो Q/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू से बाहर कर लिए और इसको इंटीग्रेट करते हैं। डी ओम का इंटीग्रेशन क्या होता है बताए थे। तो यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है, तो इस तरह का हम लोग इंटीग्रेशन में साइन देते हैं। तो इसको हम लोग, अब ये आपको पहले भी बता चुके हैं, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम का हम लोग 4 पाई लिख चुके हैं। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अतः फाई का वैल्यू हम लोगों को फाइनली आ गया Q/ε0, Q/ε0। 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो इस तरह से हम लोग, ये हो गया प्रूव्ड हो गया। ये गॉस थ्योरम को हमने प्रूव्ड कर दिया है। तो ये एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी बंद सतह के अंदर कोई भी चार्ज ना हो तो उसके अंदर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। उसके अंदर फ्लक्स का मान हो जाएगा 0। तो देखिए हम लोग ने संपूर्ण सतह से जो कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो कुल फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन से पूरा मतलब पूरे सतह का आ जाएगा। तो पूरे सतह का हम लोग को आ गया फाई इक्वल टू Q/ε0। और यही चीज़ हम लोग को सत्यापित करना था, है ना। और यही तो गॉस प्रमेय है ना। गॉस प्रमेय में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, फाई इक्वल टू Q/ε0। हम लोग को फाइनली प्रूफ हो गया। तो ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, समझ लीजिए, यदि बंद सतह के अंदर कोई भी चार्ज ना हो तो फ्लक्स वहाँ पे 0 होता है, 0 होता है। तो आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या होते हैं, है ना। कितने एप्लीकेशन है, कौन कौन से एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, इसको हिंदी में हम लोग अनुप्रयोग कहते हैं। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी बिंदुवत आवेश के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदुवत आवेश के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। सपोज डैट O से R दूरी पे कोई पॉइंट P लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ने क्या माना, माना O पर कोई पॉइंट चार्ज है, देख लीजिए O पर कोई पॉइंट चार्ज है +Q, है ना, +Q, जिससे स्मॉल r दूरी पर P कोई पॉइंट है जहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बारीकी से हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो R को हमने, इस स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक स्फेरिकल गॉसियन, है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने खींच लिया। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना, इसकी हम लोग खींच लिया। और इसको हम लोग एक तरह से मतलब इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस है, स्मॉल r मानकर हमने एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। ठीक है, इमेजिन करते हैं कि इट इज़ अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, वही बात हमने लिखा है यहाँ पे।
तो जिसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr², इस स्फेरिकल का सरफेस का। तो A बराबर 4πr², हम लोग जानते हैं कि स्फेयर का जो है ये एरिया होता है 4πr², क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो यदि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो तो फाई का वैल्यू होता है फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस थीटा हम लोग नहीं लिखे हैं, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो देखिए एरिया वेक्टर की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दोनों जब सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल दोनों के बीच क्या है 0 है। तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो E इंटू ए ही होगा। तो E का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, निकालना है, और एरिया हम लोग जानते हैं 4πr² होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हमने क्या लिया +q। तो गॉस के प्रमेय से फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा q/0 हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 था फाई बराबर E इंटू 4πr², सबके समीकरण 2 है फाई बराबर q/0। तो समीकरण 1 और 2 देखिए LHS बराबर है फाई, तो क्या RHS बराबर होगा ना, तो इसलिए हमने RHS को बराबर कर दिया। तो इसका RHS क्या है E इंटू 4πr² इक्वल टू इसका RHS क्या है q/0, दोनों को इक्वल किया, E का वैल्यू निकल गया, क्या निकला 1/4π0 q/r²। तो हमारा फाइनल जो प्रूफ करना था, फाइनली हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने P पॉइंट पे निकाल लिया, इस P पॉइंट पे निकाल लिया, वो क्या है 1/4π0 q/r²। तो ये अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का। चलिए इसके बाद हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग अनुप्रयोग पढ़ते हैं गॉस थ्योरम का, है ना। तो गॉस के प्रमेय का ये दूसरा अनुप्रयोग है। तो इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर, मतलब होलो का मतलब क्या होता है खोखला गोला, होलो स्फीयर मतलब खोखला गोला, मतलब बीच में जो है बिल्कुल खाली स्पेस है, खाली जगह है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो एक समान आवेशित खोखले गोले के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ABCD कोई एक समान आवेशित खोखला गोला है। ABCD जो है ये कैपिटल ABCD कोई खोखला गोला है, ठीक है ना, और इस पे +q चार्ज है, ये आवेशित है, एक समान आवेशित है ना। तो जिसका केंद्र देखिए और O है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तथा कुल चार्ज जो है इसके अंदर क्या है Q है। इसके बाद क्या है कि O से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से O से स्मॉल r दूरी पर ये स्मॉल r है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग क्या ले लिए हैं P ले लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि इस स्मॉल r दूरी को इस केंद्र से, सेंटर से, है ना, r दूरी r को त्रिज्या मानकर इस स्मॉल r को एक त्रिज्या मान लेते हैं जो O से P तक की दूरी था, और एक गॉसियन सरफेस की हम लोग कल्पना करते हैं। यानी ABCD एक गॉसियन सरफेस हमने इस स्मॉल r त्रिज्या को मानकर खींच लिया, है ना। ये वाला स्मॉल ABCD, इसको एक गॉसियन सरफेस हमने ले लिया ABCD, है ना। इसको हम लोग एक कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस है। अब देखिए गॉसियन सरफेस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, गॉसियन सरफेस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या हो गया स्फीयर है 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ तक आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह है, देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर की तरफ है, और एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तो यानी थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एक एक पॉइंट को बारीकी से देखते हैं, है ना। तो अब देखिए वहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि एरिया हम लोग का आया था, है ना, 4πr²। उसके बाद देखिए P पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हम लोग जानते हैं EA cos थीटा। तो बताइए
कॉस थीटा में, है ना, का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा का जो वैल्यू होता है 0 हो जाता है। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो e इंटू ए आएगा। तो अब देखिए a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4πr², तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग 4πr² रख दिए और e हम लोग को निकालना है। तो दूसरी बात तब हम लोग जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज कितना है, प्लस q हम लोग ले चुके थे, है ना। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, q/ε0। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि गॉसियन के प्रमेय से फ्लक्स बराबर क्या होता है, q/ε0। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान ले। तो बताइए इक्वेशन 1 और 2 में क्या है कि RHS दोनों इक्वल हो गया। RHS इक्वल हो गया तो क्या LHS बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल ये भी बराबर हो जाएगा। देखिए e इंटू 4πr² हम लोग समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिख सकते हैं ना कि e इंटू 4πr² बराबर q/ε0। तो इसीलिए e बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q/r²। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग एक एक पॉइंट को बारीकी से देखा। यदि अभी भी आपने समझे हैं फिर दोबारा देख लीजिए। यदि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, E हो, तो फ्लक्स बराबर हम लोग जानते हैं फाई बराबर E A cos थीटा। तो cos थीटा, cos का मान 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री बराबर 1। तो क्यों 0 डिग्री हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, है ना, इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसलिए cos 0 बराबर 1 हो गया। फिर उसको मल्टीप्लाई किए हम लोग 1 से, तो ये e इंटू और a का वैल्यू हम लोग रख दिए क्या, e इंटू ए है, तो a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4πr² होता है। और यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज हम लोग q लिए और गॉस के प्रमेय से फाई बराबर q/ε0 होता है। देखिए RHS बराबर हो गया तो LHS बराबर होगा, तो दोनों को इक्वल कर दिए, है ना। तो हम लोग और e का वैल्यू निकाल लिए, तो ये आया फाइनली कितना आया, 1/4πε0 q/r²। इसे नोट कर ले। और इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका जो है 2 केसेस है। पहला केस है कि जब P बिंदु खोखले गोले के सतह पर हो, P बिंदु खोखले गोले के सतह पर हो तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इस कंडीशन में बराबर हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली 1/4πε0 q/R²। जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए तो यहाँ पे q/R² हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस के लिए है। लेकिन दूसरा केस हम लोग देखेंगे, इसमें है कि जब P बिंदु खोखले गोले के अंदर हो, मतलब जब पॉइंट P को खोखले गोले के अंदर हम लोग लेंगे तो इस स्थिति में सभी चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के बाहर होगा। तो गॉसियन सरफेस के बाहर होगा। यदि हम लोग अंदर में लेते हैं P पॉइंट को तो अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो अंदर में कोई चार्ज, सारा चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो इस कंडीशन में चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि अर्थात खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि जब किसी बिंदु को P बिंदु मान लीजिए, बिंदु P है, खोखले गोले के अंदर हो तो इस स्थिति में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इस खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होता है, 0 होता है, अर्थात 0 के बराबर होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद भी अनुप्रयोग है तो पहले आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट अनुप्रयोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज सिलेंडर है, मतलब बेलन। तो एक समान आवेशित खोखले बेलन के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ये अनुप्रयोग तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने एक, देखिए, बेलन बनाया है ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने माना ABCD, कैपिटल ABCD कोई एक समान आवेशित खोखला बेलन है। इसको खोखला बेलन हम लोग, है ना, ये बनाया हुआ है खोखला बेलन।
जिसका केंद्र यहाँ पे मैंने ओ लिया है, केंद्र क्या लिया है, ओ लिया है, और त्रिज्या जो इसका है इस ABCD कैपिटल ABCD बेलन का वो कैपिटल R है त्रिज्या, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका जो लिया है ये लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ये लैम्डा, लैम्डा से हम लोग सूचित करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जिसके केंद्र O से, देख लीजिए केंद्र O है, स्मॉल r दूरी पे P कोई पॉइंट है ना, P कोई पॉइंट है जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। हम लोग को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्मॉल r को हम लोग क्या किए कि एक त्रिज्या मानकर, स्मॉल r को त्रिज्या मानकर, है ना, बेलनाकार गॉसियन सरफेस हम लोग बनाए हैं, बेलनाकार गॉसियन सरफेस। तो स्मॉल ABCD ये एक हम लोग जो है काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन सरफेस बनाए हैं। ठीक है, है ना। तो फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए गॉसियन सरफेस के सतह AB एवं CD, जो AB ये पॉइंट है और CD ये पोजीशन है इस बेलनाकार, है ना, इस बेलन का। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के सतह AB एवं CD से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 हो गया, क्योंकि AB और CD से जो ही फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि उसका जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं जब फ्लक्स निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, EA cos थीटा। चलिए फिर से हम इसे देख लेते हैं। देखिए गॉसियन सरफेस के सतह जो AB है ये सतह, और CD ये वाला सतह, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा तो इसका जो है फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड एवं एरिया वेक्टर के बीच जो है, जैसे ही इसका जो एरिया वेक्टर होगा, है ना, सपोज दैट इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इसलिए cos 90 बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, अतः सिर्फ कर्व भाग से ही फ्लक्स गुजरेगा। तो इस भाग से, ये जो कर्व भाग है ये वाला पार्ट, है ना, तो बेलन के जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये दिस इज द कर्व्ड पार्ट, है ना, तो इससे तो फ्लक्स गुजरेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में रहने के कारण यहाँ पे जो है एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होता है, तो इसीलिए ये 0, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है ना, तो ये 0 cos 0 1 होता है। ठीक है, तो यदि गॉसियन सरफेस की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L है, तो कर्व भाग का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये बेलनाकार है ना, तो बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RL। बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर 2 पाई RL। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, तब तक आप नोट कर सकते हैं। देखिए यदि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो, यदि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। तो यहाँ पे दोनों एरिया वेक्टर और E दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, EA। तो E है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A क्या है ना, बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RL। तो यहाँ पे 2 पाई RL हम लोग लिख दिए हैं, जिसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज मान लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जो है कुल चार्ज Q है। कुल चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। तो है ना, तो लीनियर डेंसिटी बराबर क्या होता है, ये लैम्डा बराबर लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज का है ना, आवेश का रेखीय घनत्व बराबर होता है Q/L। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा, क्योंकि है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, लैम्डा इंटू L हो जाएगा।
ठीक है। तो अतः गॉस के थ्योरम से फ्लक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं, प्रूफ किए थे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाइए, LHS दोनों इक्वल है फाई, यहाँ फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL, और यहाँ पे फाई बराबर है पाई L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा ना। तो इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिखे हैं E इंटू 2 पाई RL इजकल टू, है ना, लेमडा L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग Q का वैल्यू रख देंगे, Q का वैल्यू हम लोग लेमडा इंटू L, तो Q का वैल्यू की जगह पे आ जाएगा लेमडा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग E का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और भी इसको ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है, आपको पूछ सकता है कि एक समान अवस्थित खोखले बेलन के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली जो रिजल्ट आया है वो आया है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आया है, ठीक है। चलिए अब यदि हम इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दें, लेमडा में भी 2 से गुना कर दें और इधर भी 2 से गुना कर दें, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हम लोग को आ जाएगा, ये हम लोग को आ जाएगा 2 लेमडा बाई 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। देखिए अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को K भी लिखते हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है 2K लेमडा अपॉन R, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ये भी हमारा रिजल्ट सही है। तो इस तरह से जो है हम लोग ने एक समान आवेशित खोखले बेलन के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को समझ चुके हैं, और इसके आगे भी है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरी, है ना, गॉस लॉ का और भी अनुप्रयोग है। तो नेक्स्ट अनुप्रयोग जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ केस जो है केस भी बता देते हैं, है ना। एक समान आवेशित खोखले बेलन के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका कुछ केसेस है, स्पेशल केसेस है। जैसे केस 1 में जब P बिंदु बेलन की सतह पर हो तो ये जो स्मॉल r है ना, ये कैपिटल R के बराबर हो जाता है ना। तो ये P जो है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इस P को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा, क्योंकि इक्वल दोनों मतलब सेम है, इक्वल है, तो इसलिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R हम लोग रख सकते हैं। दूसरा केस है जब P बिंदु बेलन के अंदर हो, तो यदि अब इस P बिंदु को बेलन के अंदर हम लोग ले आएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस स्थिति में चार्ज गॉसियन सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है ना। अतः गॉस के नियम से फ्लक्स जो अंदर में होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चार्ज है ही नहीं अंदर में, तो इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब फ्लक्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 रखे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना, कि एक समान आवेशित खोखले बेलन के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जब जो है कोई भी बिंदु यदि ले लेता है, यदि P बिंदु मान के लिए P बिंदु लिया है, तो P बिंदु बेलन के अंदर में हो जाए, तो उस कंडीशन में, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, किसी भी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में यदि आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम के, है ना। तो ये 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये 4th नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन चार्ज ऑफ शीट, एक समान आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है इन्फिनाइट प्लेन चार्ज शीट है ना, इन्फिनाइट प्लेन चार्ज शीट है,
ABCD, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, माना ABCD कोई एक समान आवेशित चादर है। शीट का मतलब चादर होता है, जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है ना, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, है ना। सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाय एरिया। तो ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे सिग्मा हम लोग माने हैं। तो चादर के समीप किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। चादर के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो बेलनाकार जो है गॉसियन सरफेस की कल्पना हम लोग करते हैं। जैसे चलिए ये बेलनाकार एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, ABCD, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, DA है। गॉसियन सरफेस के कर्व भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा। कर्व भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि यदि हम लोग एरिया वेक्टर इधर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90, तो cos 90 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा एरिया वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होगा, ठीक है। तो लंबवत होगा तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। अतः सिर्फ DA क्षेत्रफल से फ्लक्स गुजरेगा, तो इस क्षेत्रफल से फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है ना। तो कर्व भाग से इसमें फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ जो है इस क्षेत्रफल DA क्षेत्रफल जो है ये वाला क्षेत्रफल, इससे फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए दोनों साइड इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से ये फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिख रहे हैं, तो दोनों साइड से फ्लक्स गुजरेगा। तो अब हम लोग जो है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो सिर्फ DA क्षेत्रफल से फ्लक्स यहाँ पे गुजरेगा। तो शायद यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है वो दोनों साइड से होगा। इस एरिया से भी निकालेंगे और हम लोग इस एरिया से निकालेंगे, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, E इंटू DA, इधर भी E इंटू DA cos थीटा। तो cos यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो E इंटू DA हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, E इंटू DA cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, E इंटू DA हो गया। तो E इंटू DA प्लस E इंटू DA, तो टोटल फ्लक्स का मान यहाँ पे जो है कितना निकल गया, 2E इंटू DA। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। उसके बाद गॉसियन सरफेस के अंदर जो है कुल चार्ज Q है ना, जैसे यहाँ पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आपको दिया हुआ था सिग्मा, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया यहाँ पे कौन सा लिया है, DA, छोटा सा एरिया DA। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा तो सिग्मा इंटू DA हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला से, तो यहाँ पे यही टोटल चार्ज लिखा गया है यहाँ पे, तो इसलिए टोटल चार्ज हम लोग क्या लिखे, सिग्मा इंटू एरिया। तो इसलिए गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं, थ्योरम से जानते हैं, फ्लक्स जो होता है फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज का वैल्यू क्या है, तो Q के बदले में क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू DA लिखेंगे बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए LHS दोनों को इक्वल है, तो RHS इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का RHS को बराबर कर दिए। तो ये क्या हो गया, 2E इंटू DA बाय सिग्मा इंटू DA बाय एप्सिलॉन नॉट। DA से DA कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, E। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इसके साथ अभी मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रिजल्ट है ये हमसे पूछा जाता है कितना बार, तो ऑब्जेक्टिव में भी आया है बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज ऑफ शीट, है ना, एक समान आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे E बराबर, है ना, इसको सिग्मा बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम लोग को याद रखना है। कई बार मेडिकल एग्जाम में भी इसका ये पूछा गया है बहुतों बार, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आने का चांस रहता है। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू यहाँ से याद रखेंगे, और या हम लोगों को डेरिवेशन दे देगा यदि निकालने के लिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। सारा प्रोसेस बता ही दिए हैं।
तो हम लोग लास्ट में लिखे हैं कि अर्थात चादर के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसमें दूरी तो है, डिस्टेंस तो है नहीं, तो दूरी से स्वतंत्र, दूरी से है ना स्वतंत्र है बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे है ना कह सकते हैं कि विद्युतीय है ना चादर के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी से स्वतंत्र होता है, दूरी पे निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब हो गया दूरी पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से जो है ये अनुप्रयोग जो है गॉस लॉ का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए हम लोग जो है एक ABCDEFGH एक समान आवेशित चालक चादर है, ABCDEFGH है ना, कोई एक समान आवेशित चालक चादर है जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है ना, आवेश का है ना, आवेश का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो इसका जो है जैसे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q/A, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q/, तो ये हो जाए सिग्मा इंटू, यदि DA एरिया हम लोग लिए हैं तो ये स्मॉल एरिया है तो ये DA हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग ने है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि माना ABCDEFGH कोई एक समान आवेशित चालक चादर है जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है ना। सिग्मा का वैल्यू देखिए इस तरह से हम लोग निकालते हैं, चार्ज बाय एरिया है ना, तो चार्ज बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो चादर के समीप किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो चादर के समीप किसी बिंदु पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो बेलनाकार गॉसियन सरफेस हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है स्मॉल ABCD एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस की हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक है। एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस की हम लोग कल्पना करते हैं। हम लोग बारीकी से ये सारा पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए अब जो है गॉसियन सरफेस का जो भाग कंडक्टर के अंदर होगा, जैसे देखिए ये भाग गॉसियन सरफेस का कंडक्टर के अंदर है, तो अंदर होगा तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। जो भाग गॉसियन सरफेस के है ना अंदर होगा उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, जो भाग कंडक्टर के अंदर होगा उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान शून्य होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होता है, शून्य होता है, हम लोग जानते हैं पहले से भी, है ना। तो साथ ही कर्व भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो जब तो इससे कर्व भाग से भी गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा, ठीक है। क्योंकि इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा एरिया वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है। तो अतः सिर्फ कौन सा भाग से फ्लक्स गुजरेगा, तो ये बाहरी भाग से, इस भाग से जो है, जो भाग कंडक्टर के जो है ना बाहर आउटर साइड में है उससे सिर्फ फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अब तो इधर तो फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि ये पार्ट तो अंदर में है, और जानते हैं चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। ये एरिया आउटर साइड है, तो इधर देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और एरिया वेक्टर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ऐसे भी थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम लोग लिखे हैं फ्लक्स जो होगा, इससे फ्लो होने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो देखिए इसको समीकरण हम लोग एक मान लें। नेक्स्ट गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज है ना हम लोग निकालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कुल चार्ज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से हम लोग दिखाते हैं। सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो टोटल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा को डी ए से गुना कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो गया, सिग्मा इंटू डी ए। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज का मान क्या हो गया, सिग्मा इंटू डी ए। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का मान कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए इस क्यू के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए। तो इसीलिए 5 बराबर हम लोग लिखे हैं इस क्यू के जगह पे सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन पहले से था, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है ना। तो समीकरण 2, अब समीकरण 1 एवं 2 को देखिए, कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, इसका LHS और ये इसका LHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब LHS बराबर है तो RHS भी तो बराबर होगा। तो E इंटू डी ए किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा ना। तो इसलिए हम लिखे हैं समीकरण 1 एवं 2 से E इंटू डी ए बराबर सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कट गया, डी ए से डी ए कट गया, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया है ना। तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना, एक समान आपसी चालक चादर के समीप वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इसे हम लोग है ना, इसे हम लोग कूलम का समीकरण भी कहते हैं, इसे हम लोग कूलम का समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण को इसको लिख सकते हैं, इसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड में। कूलम का समीकरण इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे कूलम का समीकरण भी कहा जाता है, कूलम का समीकरण भी कहा जाता है। तो ये जो अनुप्रयोग नंबर 5 था, अनुप्रयोग नंबर ये 5वां। तो इस तरह से हम लोग जो है गॉस के 5 अनुप्रयोग को पढ़ लिए हैं। सब में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्ञात किए हैं और सभी अनुप्रयोग आपको विस्तृत रूप से सारा पॉइंट को लिख के डिस्क्राइब करके, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमने है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से सारा पॉइंट को मेंशन किया, सारा पॉइंट को आपको नोट्स है ना लिख दिया बोर्ड पे है ना। तो इस तरह से आप सारा पॉइंट जो है इस तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछने का संभावना है। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस थ्योरम का है ना, उसका स्टेटमेंट, उसका पूरा अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया। और है ना, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए है ना। अन्यथा कोई बात नहीं, तो आप यदि मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी बेहतरीन आप लोगों को देने का काम करूँगा। जितना भी हो सके इस क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जितना भी हमसे हो सके मैं आपका पूरे सहयोग करूँगा। और हमें आशा है कि आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कमेंट्स कीजिए, जिसको प्रॉब्लम है कोई चीज़ समझने में वो कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे किस तरह से उस चीज़ों को समझानी चाहिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।